अध्याय 2371 प्रभास की आत्मा का अवशेष रूप। ये किस प्रकार का बल है? ये ऐसा अंधकार नहीं है जिसका मैं सामना कर सकूं। मोक्ष को समझ आ गया था कि अंधकार की इस शक्ति के सामने उसका कोई वजूद नहीं था। ये एक ऐसा अंधकार था जो पूरे प्रकाश को निगल रहा था, जहां कोई भी उजाला जीवित नहीं रह सकता था और शाश्वत अंधकार में डूब जाता था। ये कितना भयानक शत्रु है! न जाने कब से ऐसा भयानक शत्रु अस्तित्व में है। मोक्ष को अपने सामने खड़े इस भयंकर शत्रु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सामने खड़ी सुंदर स्त्री मोक्ष के लिए बहुत अधिक डरावनी थी, और वो एक ऐसे बल के विरुद्ध खुद का बचाव नहीं कर सकता था जो उसकी समझ से परे था। मुझे यहाँ से अवश्य भागना होगा। विजय प्राप्त करने का यही एकमात्र मार्ग है। मोक्ष जानता था कि यहाँ जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अब वो केवल इस स्थान से बाहर निकलने का मार्ग सोच सकता था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपने सामने खड़ी इस दुष्ट देवी से जीवित बच सकता था। समृद्धि अपने शत्रु को भागने नहीं देने वाली थी। वो अपने शत्रु को इस प्रकार आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। ये बहुत बुरा हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मोक्ष ने ऊंचे स्वर में सोचा। उसे समृद्धि के चंगुल से बाहर निकलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना ही था। समृद्धि ने अंधकार की शक्ति को एकत्रित किया। वो एक ही प्रहार में मोक्ष को नष्ट करना चाहती थी। मोक्ष ने अपने हाथ की अंगूठी से बहुत सी वस्तुएं बाहर निकाली। वो बचने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का उपयोग करना चाहता था। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस परिस्थिति में फंस जाऊंगा। मोक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इस प्रकार विवश होना पड़ेगा। ये वास्तव में विश्वास करने योग्य नहीं था कि वो एक ऐसी प्रतिकूल स्थिति में आ जाएगा जो स्पष्ट रूप से उसके जीवन को संकट में डाल सकती थी। इस समय मेरे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। मोक्ष के पास सभी संकटों से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। उसे ये करना ही था, अन्यथा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता। मोक्ष ने नक्काशी की गई एक दिव्य मणि बाहर निकाली। वो उस वस्तु का उपयोग करके खुद को इस भयानक संकट यानी समृद्धि से बचाना चाहता था। बाहर आओ! मोक्ष ने अपने हाथ में मौजूद उस मणि को तोड़ दिया। ऐसा करते ही उस मणि से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस मणि से निकले शक्तिशाली प्रकाश को देखकर समृद्धि तुरंत अपनी जगह रुक गई, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से एक सर्वशक्तिमान बल था। प्रभास! समृद्धि स्वाभाविक रूप से इस शक्ति से भली भांति परिचित थी। वो उस शत्रु के बल को अच्छी तरह जानती थी जिसने उसे इस शाश्वत अंधकार में धकेला था। प्रकाश ने उस अंधकार को भेदना प्रारंभ किया। एक रोशनी प्रकट हुई और उसने एक ऐसा रूप ले लिया जो अत्यंत पराक्रमी था और जिसका आकर्षण अद्भुत था। ये क्या है? आर्यन दूर से ही एक अकल्पनीय ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति की शक्ति देख पा रहे थे जिसके पास डरावना बल था। ये शक्ति बहुत प्रबल थी और समृद्धि का मुकाबला करने में लगभग सक्षम दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध और भी अधिक मनोरंजक होता जा रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। आपकी समझ से वहां क्या चल रहा है? अनन्या जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे बल के साथ युद्ध कर रहे थे जो इस आधुनिक युग के साधकों की दृष्टि की सीमा से बिल्कुल परे था। ये बहुत बुरा है। चारू महसूस कर सकती थी कि स्थिति विकट थी। ऐसा लग रहा था कि इस स्थान के आसपास कुछ बहुत ही भयानक घटित होने वाला था। मास्टर, अपनी आयाम शक्ति का उपयोग करें और उन्हें भीतर ही कैद कर दें। ऐसा लगता है कि इसके परिणाम बुरे होने वाले हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। मुझे आशा है कि ये काम करेगा। यदि नहीं तो मुझे नहीं पता कि क्या परिणाम होगा। आर्यन ने अपनी आयाम शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को इस संसार से अलग करने का प्रयास किया। आर्यन ने अपनी संपूर्ण संचित ऊर्जा का उपयोग किया। उन्होंने आयाम शक्ति को लागू करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं को लगा दिया। मुझे तुरंत इस स्थान को छोड़ना होगा। मोक्ष ने भी इस अवसर का बहुत अच्छे से लाभ उठाया। उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था, अन्यथा उसका अंत इसी स्थान पर हो जाता। प्रभास की बची हुई आत्मा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने वंशजों को ऐसी वस्तुओं से सुसज्जित करके रखोगे, समृद्धि ने प्रभास से कहा। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा घटित होगा। तुम आखिरकार मुक्त हो ही गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार अब अंधकार द्वारा निगल लिया जाएगा, प्रभास ने समृद्धि से कहा। भले ही ये केवल एक तात्कालिक बची हुई आत्मा थी, फिर भी ये समृद्धि के प्रश्नों और शब्दों का उत्तर दे सकती थी। आखिर किसकी गलती के कारण मेरी ये दशा हुई है? समृद्धि ने प्रभास से पूछा। निश्चित रूप से ये मेरी ही भूल है। ये सब केवल मेरे लालच के कारण हुआ था, प्रभास ने कहा। प्रभास ने अपनी भूल स्वीकार की। वो जानता था कि उसने एक ऐसी बड़ी गलती की थी जिसने उन दोनों को एक बहुत लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में धकेल दिया था। परंतु मुझे जो कुछ भी हुआ उसका कोई पछतावा नहीं होगा। जो बीत गया है उस पर शोक मनाने का कोई अर्थ नहीं है।
भविष्य निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और अतीत केवल इतिहास बनकर रह जाएगा, जिसे ना तो मैं और ना ही तुम कभी बदल पाओगे। प्रभास ने अपनी बात जारी रखी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे इस सबसे तुम्हारा कोई संबंध ही ना हो। समृद्धि के चारों ओर का अंधकार और भी अधिक गहरा हो गया, मानो वो एक ऐसे गहरे गर्त में गिर चुकी हो जहां से वापस लौटना असंभव था। ऐसा लगता है कि अब तुमसे बात करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तुम वर्तमान में वो व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं पूर्व काल में जानता था, प्रभास ने समृद्धि से कहा। प्रभास की बची हुई आत्मा ने समृद्धि पर प्रहार किया। समृद्धि ने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया। उसने प्रभास की उस बची हुई आत्मा के उस प्रहार को आसानी से रोक दिया। एक अत्यंत भयानक विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना प्रबल था कि आसपास मौजूद छोटे ग्रहों को रेत के कणों की तरह उड़ाने में सक्षम था। ये तो अकल्पनीय शक्ति है। उस सुरक्षा कवच के पीछे खड़े होकर आर्यन एक ऐसे युद्ध के साक्षी बन रहे थे जो वास्तव में अत्यंत तीव्र था। ये संग्राम बहुत प्रबल और विनाशकारी था। ये अच्छी बात है कि आपके पास पहले से ही आयाम नियंत्रण की शक्ति मौजूद है, अन्यथा हम सभी का नष्ट होना निश्चित था। अवनी इस बात के लिए आभारी थी कि आर्यन के पास आयामों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य था, अन्यथा वो गॉड रियल्म के इस प्राचीन चरम साधक के बल से पूरी तरह से नष्ट हो जाते। भले ही ये केवल एक बची हुई आत्मा है, फिर भी प्रभास की शक्ति अभी भी बहुत डरावनी है। अतीत में उसका मूल रूप कैसा रहा होगा? आर्यन ने उस पराक्रमी रूप को और अधिक स्पष्टता से देखा जो पूर्व काल में गॉड रियल्म के शिखर पर खड़ा था। अवनी आर्यन के शरीर के पीछे आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन को अपनी बाहों में थाम लिया। आर्यन अवनी के इस कृत्य से थोड़े चकित हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अवनी ने ऐसा किया। मैं जानती हूं कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से एक दिन उनके समान स्तर पर पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, अवनी ने कहा। अवनी को आर्यन के भीतर छिपे बल पर पूरा भरोसा था। वो उनकी क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। आर्यन की संभावनाएं असीम थीं और इसके अतिरिक्त उनके पास गॉड रियल्म के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक की विरासत भी मौजूद थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी के इस व्यवहार से आर्यन को बहुत सांत्वना मिली। ये अत्यंत सुखद था। आर्यन का आत्मविश्वास पुनः लौट आया और वो समृद्धि और प्रभास की बची हुई आत्मा के बीच हो रहे युद्ध को देखने लगे। समृद्धि ने अंधकार की शक्ति का उपयोग किया और प्रभास की उस बची हुई आत्मा को पूरी तरह से कोने में धकेल दिया। ये केवल एक बची हुई आत्मा थी और समृद्धि को बहुत अधिक समय तक रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। तुम इस समय अत्यंत विकृत और भयानक दिखाई दे रहे हो, प्रभास ने समृद्धि से कहा। अध्याय 2372 समृद्धि के समीप जाना। मेरे सामने व्यर्थ की बकवास करना बंद करो। समृद्धि ने अपने बल का उपयोग किया और प्रभास की बची हुई आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रभास की बची हुई आत्मा का अंत करने के बाद समृद्धि ने तुरंत मोक्ष की तरफ देखा। उसने देखा कि मोक्ष वहां से जा चुका था। उसने उस अवसर का लाभ उठाकर भागने का प्रयास किया है। मैं उसे बचकर निकलने नहीं दूंगा। समृद्धि उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उस व्यक्ति का पीछा करने आगे बढ़ी। जैसा कि आर्यन ने अनुमान लगाया था, वो स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि समृद्धि अब अनियंत्रित होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि स्थिति बिगड़ने वाली है और आर्यन को उसे रोकना ही होगा। मास्टर, क्या ये स्थिति विकट नहीं है? क्या आपके पास उस स्त्री को रोकने की कोई योजना है? अनन्या ने आर्यन से कहा। वो आर्यन की योजना के विषय में जानना चाहती थीं। उन्हें हर हाल में समृद्धि को रोकना ही था, अन्यथा बहुत अनर्थ हो सकता था। क्या आप सब यहाँ पास में ही मेरी प्रतीक्षा कर सकती हैं? आर्यन ने अनन्या और अन्य लोगों से कहा। आप क्या करने जा रहे हैं? अवनी और अनन्या ये जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गईं कि आर्यन क्या करने वाले थे। इस समय केवल आर्यन ही समृद्धि को रोक सकते थे, इसलिए उनके पास सब कुछ ठीक करने के लिए स्वयं आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आर्यन समृद्धि की ओर बढ़े। वो तेजी से समृद्धि के ठीक सामने पहुंच गए। समृद्धि कुछ क्षण के लिए रुक गई और उसने आर्यन की ओर देखा। क्या तुम मुझे रोकने का प्रयास कर रही हो? समृद्धि ने आर्यन से प्रश्न किया। आर्यन उसके सामने दृढ़ता से खड़े थे। वो उससे बिल्कुल भी भयभीत दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, आर्यन ने समृद्धि को देखकर मंद मुस्कान के साथ कहा। वो निश्चित रूप से समृद्धि को रोकने वाले थे। तुम एक तरफ हट जाओ, इस बार तुम मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं रोक पाओगी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने अपनी शक्ति का दबाव बनाया ताकि आर्यन उसके मार्ग से हट जाए। ये उसका स्वयं का निर्णय था। वो वही करेगी जो किया जाना आवश्यक था। उसे उस व्यक्ति को ढूंढना ही था। कृपया ऐसा मत करो। मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में प्रकाश शेष है। आर्यन ने समृद्धि को समझाने का प्रयास किया।
आर्यन को अब भी यही अटूट विश्वास था कि समृद्धि के अंतर्मन में कहीं ना कहीं उजाला छुपा हुआ है और आर्यन को केवल समृद्धि को उस प्रकाश के प्रति जागृत करना था। समृद्धि ने आर्यन की ओर देखा। वो देख सकती थी कि आर्यन अपने शब्दों को लेकर पूरी तरह से गंभीर थे। तुम अब भी उस बात पर विश्वास क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी इस दशा को नहीं देख पा रहे हो? समृद्धि ने आर्यन से कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें पूरी स्पष्टता से देख सकता हूं। आर्यन ने कहा कि वो समृद्धि के वास्तविक रूप को देख पा रहे थे। मैं अत्यंत विकृत और डरावनी हो चुकी हूं, क्या तुम यही कहना चाहते हो? समृद्धि को प्रभास की बची हुई आत्मा के कहे शब्द स्मरण हो आए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं देखता हूं कि तुम अत्यंत सुंदर हो, गॉड रेल्म की प्रथम देवी और सबसे अनुपम सुंदरी। मैं इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि मैं झूठ बोलने का प्रयास भी करूं तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आर्यन झूठ नहीं बोल सकते थे। सामने खड़ी स्त्री पूर्व काल में अमर साधकों द्वारा पूजनीय एक उच्च कोटि की देवी थी। समृद्धि ने अपने हाथों को आपस में भींच लिया। आर्यन की बातों को सुनकर उसके भीतर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ा। वो आर्यन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थीं, परंतु न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पाईं और इससे उसका हृदय तथा मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत हो गया। लौट आओ, क्या तुमने स्वयं नहीं कहा था कि तुम पहले की तरह वापस लौट आओगी? आर्यन ने समृद्धि से कहा। आर्यन ने समृद्धि को मनाने का पूरा प्रयास किया। वो चाहते थे कि समृद्धि वापस लौट आए और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाए। आर्यन उस शांत रूप को देखना चाहते थे। ये निश्चित रूप से इस संसार की सबसे अद्भुत बात होती और हर किसी के स्वप्न को साकार कर देती। नहीं, कृपया रुक जाओ, समृद्धि ने आर्यन से शांत होने को कहा। वो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। आर्यन के शब्दों के कारण उसकी चेतना बिखरने लगी थी। समृद्धि के शरीर से भयानक अंधकार की शक्ति का संचार होने लगा। ये बल स्वाभाविक रूप से अत्यंत डरावना था। आर्यन के वर्तमान कल्टीवेशन के स्तर को देखते हुए उनके लिए यहां बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। आर्यन के पास अंधकार का प्रतिरोध करने की कोई विशेष शक्ति नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा का आर्यन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। अंधकार के शुद्ध दबाव ने आर्यन के शरीर को झकझोर कर रख दिया और उन्हें तीव्र पीड़ा का अनुभव होने लगा। क्या ये स्थिति विकट नहीं होती जा रही है? चारू ने अवनी और अनन्या से अत्यंत चिंतित होकर कहा। ये वास्तव में बहुत बुरा है। क्या हम उनकी सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं? अवनी ने अनन्या और चारू से पूछा। हम उनके समीप भी नहीं जा पाएंगे, भले ही हम अपनी पूरी संचित शक्ति का उपयोग क्यों न कर लें। हम उस दबाव को पार नहीं कर सकते। अनन्या ने विवशता व्यक्त की। यदि वे सब अपनी शक्तियां मिला भी लेतीं तो भी उस अंधकार के घेरे के पास जाना पूरी तरह से असंभव था। उन्होंने वास्तव में एक महान और साहसिक कार्य किया है। यदि मैं उनकी जगह होती तो शायद इतनी देर तक उस दबाव के सामने टिक भी नहीं पाती। अनन्या को स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन वास्तव में अद्भुत थे। यदि कोई अन्य व्यक्ति आर्यन के स्थान पर होता तो वो अब तक वहां से भाग चुका होता। समृद्धि से निकलने वाली अंधकार की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो किसी को भी आसानी से घायल और नष्ट कर सकती थी। आर्यन के पास एक मजबूत रक्षा कवच था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी रक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पृथ्वी की नस को भी जागृत कर लिया था। मेरा शरीर थोड़ा कांप रहा है। ये बल वास्तव में बहुत प्रचंड है। ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि समृद्धि की शक्ति अब और अधिक तीव्र हो चुकी थी, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक डरावनी थी। परंतु मुझे उसे हर हाल में रोकना ही होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरह से अंधकार के वश में हो जाएगी और दूसरों को भी भारी क्षति पहुंचाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। मुझे उसे रोकना होगा और वापस लाना होगा। आर्यन ने अपने शरीर के चारों ओर हेवनली आर्मर का आवरण तैयार किया। आर्यन इस समय केवल यही एक अंतिम उपाय कर सकते थे, अन्यथा समृद्धि के समीप जा पाना उनके लिए पूरी तरह से असंभव हो जाता। हेवनली आर्मर का उपयोग करने के बाद भी आर्यन के लिए समृद्धि के निकट जाना अत्यंत कठिन बना हुआ था। ऐसा करने के लिए असीम दृढ़ निश्चय की आवश्यकता थी, क्योंकि आर्यन जैसे जैसे उसके समीप जा रहे थे वैसे वैसे एक प्रचंड बल आर्यन को पीछे की ओर धकेल रहा था और उन्हें आहत कर रहा था। हेवनली आर्मर की सहायता होने के बाद भी आर्यन का शरीर उस दबाव के कारण चोटिल हो रहा था। उनके शरीर से ताजे रक्त की बूंदें टपकने लगी थीं। इस बार स्वयं आर्यन का शरीर उस भार को सहन करने में असमर्थ दिखाई दे रहा था। हेवनली आर्मर काफी शक्तिशाली और कठोर था, इसलिए वो अच्छी तरह से टिका हुआ था और नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हेवनली आर्मर को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करना समृद्धि के लिए भी एक अत्यंत कठिन कार्य था। वो इतनी भयानक शक्ति के बीच में भी उसके समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं? अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन का उद्देश्य क्या था। भले ही वो हेवनली आर्मर का उपयोग कर रहे थे, फिर भी उन्हें गंभीर चोटें आ रही थीं।
वो कवच समृद्धि के बल को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। वो अब भी हेवनली आर्मर की पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसका मुख्य कारण दोनों की शक्तियों के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर था। ये फासला इतना अधिक था कि वो कवच समृद्धि के बल का सामना करने के लिए अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? अवनी इस समय सबसे अधिक चिंतित थी, क्योंकि वो इस परिस्थिति में आर्यन की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इसलिए उसे आर्यन की सुरक्षा को लेकर भारी भय सता रहा था। वो केवल मूक दर्शक बनकर आर्यन को अपने सामने खड़ी उस महाविपत्ति की ओर निरंतर बढ़ते हुए देख सकती थी। मेरे समीप मत आओ, समृद्धि ने आर्यन से कहा। वो आर्यन को खुद से दूर धकेलना चाहती थी। चाहे जो हो जाए, वो आर्यन को उस विनाशकारी क्षेत्र से दूर हटा देना चाहती थी। अध्याय 2373। समृद्धि फिर से चमकी। समृद्धि के शब्द और शक्ति आर्यन पर निष्प्रभावी रहे। आर्यन बिना डरे और बिना झिझके समृद्धि के समीप बढ़ते गए। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। वो समृद्धि से केवल कुछ कदम दूर थे। आर्यन को पास आते देख समृद्धि का शरीर कांपने लगा। न जाने क्यों आर्यन को अपने इतने निकट आते देख वो घबरा गई। उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा। ये सामान्य से कहीं अधिक तीव्र था। बस पहुंच ही गया। आर्यन बस पहुंच ही चुके थे। वो केवल कुछ कदम दूर थे। वो शीघ्र ही पहुंचकर समृद्धि को छू लेते। कोई भी आर्यन को नहीं रोक सकता था। कोई भी शक्ति आर्यन को रोकने में सक्षम नहीं थी। यहां तक कि समृद्धि का अपना बल भी आर्यन को नहीं रोक सका। कोई नहीं जानता कि आर्यन ने ये कैसे किया, परंतु वो समृद्धि के अत्यंत निकट आ चुके थे। आर्यन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और तुरंत समृद्धि को थाम लिया, जो भयभीत और अकेली सी सिमटी खड़ी थी। मुझे और अधिक बल की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी विशेष नस की शक्ति का और अधिक उपयोग किया। उन्हें चाहे जो हो जाए समृद्धि के पास पहुंचना ही था। उन्हें ये करना ही था। जब आर्यन ने उसे पकड़ा और गले लगाया तो समृद्धि तुरंत अवाक रह गई। वो इस कृत्य से पूरी तरह भ्रमित हो गई थी। अंधकार की वो शक्ति बिखरने लगी। उसे दबा दिया गया और वो पहले की भांति उग्र नहीं रही। वहां क्या चल रहा है? अवनी, चारू और अनन्या ने आर्यन तथा समृद्धि की ओर देखा। उन्होंने देखा कि आर्यन ने समृद्धि को अपनी बाहों में थाम रखा था। तुम इसके लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहे हो? समृद्धि ने आर्यन से पूछा। आखिर आर्यन समृद्धि के लिए इस सीमा तक क्यों गए, जबकि वो समृद्धि को पहले की तरह अकेला छोड़ सकते थे? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? आर्यन ने समृद्धि से कहा। उन्होंने समृद्धि के कान में धीरे से कुछ शब्द कहे। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आर्यन ने समृद्धि से फुसफुसाकर कहा। समृद्धि का हृदय और अधिक अजीब महसूस करने लगा। उसने बहुत ही विचित्र प्रतिक्रिया दी, जिसने उसे पूरी तरह निश्शब्द कर दिया। वो अंधकार पूरी तरह छटने लगा। समृद्धि का वास्तविक सुंदर रूप प्रकट होने लगा। ये एक देवी के स्तर का सौंदर्य था, जो अत्यंत मनमोहक था और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। समृद्धि को लगा कि उसकी आत्मा और अधिक शुद्ध हो गई है। आर्यन ने उसे वापस लौटा दिया था। उसके हृदय और मस्तिष्क का अंधकार लुप्त होने लगा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि बहुत ही मधुरता से मुस्कुराई। ये मुस्कान संसार में सबसे सुंदर थी। तुम आखिरकार इतनी सुंदर मुस्कान बिखेर सकी। आर्यन समृद्धि को देखकर मुस्कुराए। वो अपने सामने इतनी सुंदर वस्तु को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। समृद्धि का मुख लाल हो गया। उसे लज्जा का अनुभव हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। समृद्धि ने शीघ्रता से अपने हृदय को शांत किया। उसने अपने मन को स्थिर करने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसका ये प्रयास पूरी तरह निष्फल रहा, क्योंकि वो जितना अधिक प्रयास कर रही थी, उसे उतनी ही अधिक लज्जा आ रही थी। ये बहुत बुरा हुआ। मेरा शरीर अत्यंत शिथिल हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता था कि आर्यन ने स्वयं पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया था। उनका शरीर कमजोर हो गया था और उनकी चेतना भी लुप्त होने लगी थी। वो अचेत होकर समृद्धि के ऊपर आगे की ओर गिर पड़े। तुम्हें क्या हुआ है? समृद्धि ने आगे की ओर गिरते हुए आर्यन को तुरंत अपनी बाहों में संभाल लिया। समृद्धि ने आर्यन की ओर देखा। उनके शरीर पर बहुत सी चोटें थीं। ये संभवतः समृद्धि के ही कारण हुआ था। समृद्धि को भारी आत्मग्लानि की अनुभूति हुई। वो इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रही थी। इस दृश्य को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। समृद्धि जानती थी कि आर्यन की ये दशा किस कारण हुई थी। वो समझ गई थी कि समृद्धि को अंधकार में पूरी तरह गिरने और विकृत होने से रोकने के लिए ही आर्यन ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए स्वयं को इस सीमा तक विवश किया था। समृद्धि ने आर्यन के बालों को सहलाया। उसने आर्यन को ठीक करने के लिए अपने उपचार बल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया।
समृद्धि गॉड रेल्म की प्रथम उपचारक थी। वो किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सर्वोत्तम उपचार कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि उसकी ये क्षमता सर्वश्रेष्ठ थी, जो अन्य सभी से ऊपर थी। ये शक्ति समृद्धि के अंधकार में गिरने के बाद से लंबे समय तक सुप्त रही थी और कभी उपयोग नहीं की गई थी, परंतु आज उसने आर्यन को ठीक करने के लिए इसका पुनः उपयोग किया। आर्यन के शरीर के घाव तुरंत लुप्त हो गए। ऐसा होने में केवल कुछ संकेत का समय लगा, यहां तक कि एक अत्यंत गहरा घाव भी पूरी तरह भर गया। ये बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी था। आर्यन के समस्त घाव ठीक हो चुके थे, भले ही उनकी चेतना अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उन्होंने समृद्धि के अंतर्मन तक पहुंचने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का बहुत अधिक व्यय कर दिया था। समृद्धि ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन को अपनी बाहों में सोता हुआ देख उसे असीम शांति की अनुभूति हुई। समृद्धि के अधरों पर एक सुंदर मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जो और अधिक मनमोहक होती जा रही थी। समृद्धि ने आर्यन को अपनी बाहों में उठाया और इस स्थान से दूर ले चली। वो अवनी, अनन्या और चारू के स्थान की ओर बढ़ी। समृद्धि अवनी, अनन्या और चारू के समीप प्रकट हुई। आह देवी! अवनी, अनन्या और चारू समृद्धि को अचानक सामने देखकर चकित रह गईं। वो समृद्धि में आए स्पष्ट परिवर्तन को देख सकती थीं। वो अब पहले से कहीं अधिक दैदीप्यमान दिखाई दे रही थीं। ये कैसे हैं? अवनी ने समीप आकर समृद्धि से पूछा। ये पूरी तरह ठीक है। संभवतः इन्हें थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। इन्होंने सेज गॉडवेन का अत्यधिक उपयोग किया है, जिसके कारण ये पूरी तरह थक चुके हैं। इन्हें विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए। समृद्धि ने अवनी से कहा। ईश्वर का धन्यवाद है। अवनी ने राहत की सांस ली। आर्यन को पूरी तरह सुरक्षित देखकर वो अत्यंत प्रसन्न थी। अवनी, अब हमें वापस चलना चाहिए। हम यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुक सकते, इससे इनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अनन्या ने अवनी से कहा। वे सब यहाँ आर्यन की शक्ति के माध्यम से उपस्थित थे। यदि वे वापस नहीं जाती तो इससे आर्यन की स्थिति और खराब हो जाती। कृपया इनका अच्छे से ध्यान रखना, अवनी ने समृद्धि से कहा। मैं ध्यान रखूंगी, समृद्धि ने अवनी को आश्वस्त किया। धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद वे सब वापस परिद्वार के भीतर चली गईं। समृद्धि ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसने ये देखने का प्रयास किया कि यहाँ कोई ऐसा कबीला शेष है जिसके साथ अतीत में उसके संबंध थे। पूर्व काल में बहुत से कबीले समृद्धि के आदेश के अधीन कार्य करते थे, जैसे कि ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म। इसलिए यहाँ कुछ प्राचीन कबीलों के पूर्वज होने चाहिए थे जिन्होंने समृद्धि के साथ निष्ठा की शपथ ली थी। समृद्धि कुछ कबीलों की उपस्थिति महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने उनके समीप जाने का निर्णय लिया। कुछ प्राचीन कबीले पहले ही वापस आ चुके थे। उन्हें पाषाण कबीले की गतिविधियों का अनुमान लगाना था और अपनी योजनाएं बनानी थीं। सहगल कबीले के लोग स्वयं अभी भी इसी स्थान पर उपस्थित थे। इसका मुख्य कारण ये था कि अनुष्का यहां से जाना नहीं चाहती थी। वो आर्यन के विषय में जानना चाहती थी, जिसने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए अनुष्का इसी स्थान पर रुकी हुई थी और ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आर्यन पूरी तरह सुरक्षित हैं या नहीं। अनुष्का के पीछे कुछ अन्य स्त्रियां भी खड़ी थीं जो उसे देख रही थीं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। वे केवल उसी का अनुसरण कर रही थीं जो अनुष्का उन्हें करने को कह रही थी। तभी एक आकृति वहां दिखाई दी और उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को प्रकट होते देखा। उस दिव्य आकृति को देखकर अनुष्का और अन्य सभी लोग केवल मूक दर्शक बनकर रह गए। उनकी कल्पना से भी परे उस अनुपम सौंदर्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, यहां तक कि अनुष्का भी निश्शब्द रह गई। क्या आप लोगों के पास ठहरने के लिए कोई स्थान उपलब्ध है? समृद्धि ने अनुष्का से पूछा। आह! अनुष्का आखिरकार अपनी चेतना में वापस आई। उसने देखा कि ये स्त्री आर्यन को अपनी बाहों में थामे हुए थी। वो पूरी स्थिति को समझ गई। बिल्कुल, इस स्थान के पास ही मेरी कुछ निजी संपत्ति है। आप मेरे साथ चलिए। अनुष्का ने बताया कि यहाँ पास ही उसका एक निजी आवास था जिसका उपयोग वे ठहरने के लिए कर सकती थीं। मुझे वहां ले चलो। समृद्धि ने उसे तुरंत वहां ले चलने को कहा। अनुष्का अस्वीकार नहीं कर सकी। उसने समृद्धि के आदेश को स्वीकार किया और उन्हें सबसे निकटतम नक्षत्र पर ले गईं, जहां एक काफी विशाल भवन बना हुआ था। ये अनुष्का के निजी स्थानों में से एक था। अध्याय 2374। शुभ रात्रि। समृद्धि आर्यन को एक कक्ष में ले आई जो विश्राम करने के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थान था। समृद्धि ने आर्यन को शैया पर सुला दिया। उसने आर्यन को चादर ओढ़ाई और उसका अच्छे से ध्यान रखा। अनुष्का एक ओर से ये सब देख रही थी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा जब वो सुंदर देवी आर्यन की देखरेख कर रही थी। किसी सुंदर स्त्री द्वारा आपकी देखभाल किया जाना परम सुख की बात थी। ये स्त्री, ये अत्यंत सुंदर है। अनुष्का ने कई बार मन ही मन बुदबुदाया।
समृद्धि को देखकर उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम क्या सोच रही हो? समृद्धि ने अनुष्का से पूछा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूं, अनुष्का ने समृद्धि से कहा। तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम कुछ सोच रही हो, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप कौन हैं? अनुष्का ये जानना चाहती थी कि समृद्धि कौन थी। वो इस विषय को लेकर काफी जिज्ञासु थी। मैं समृद्धि हूं, समृद्धि ने अनुष्का के प्रश्न का उत्तर दिया। समृद्धि? ये नाम अनजाना नहीं है, अनुष्का ने इस नाम को स्मरण करते हुए कहा। तुम्हें इस विषय में बहुत अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम भी पाषाण कबीले ने जो कुछ भी किया उसका प्रतिशोध नहीं लेना चाहती हो? समृद्धि ने अनुष्का से कहा। निश्चित रूप से, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। मेरे कबीले के बच्चे घायल हुए हैं और वे कष्ट भोग रहे हैं। मैं पाषाण कबीले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, अनुष्का ने कहा। बहुत सुंदर उत्तर है। फिर मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। यहां आओ, समृद्धि ने अनुष्का को अपने समीप आने को कहा। अनुष्का पास आई। उसे समृद्धि की ओर से किसी भी दुर्भावना का आभास नहीं हुआ। अनुष्का समृद्धि के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गई। उसने समृद्धि के सामने अपना सिर झुकाया और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। समृद्धि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अनुष्का के सामने प्रकाश की शक्ति अर्पित की। अनुष्का को अपने शरीर में एक परिवर्तन का अनुभव हुआ। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके भीतर प्रकाश की शक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी और पहले की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध हो चुकी थी। अनुष्का ने समृद्धि की ओर देखा। ये जानकर उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य था। मैंने तुम्हारे शरीर में सुप्त प्रकाश की शक्ति को जागृत करने में सहायता की है। ये तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, समृद्धि ने अनुष्का को समझाया कि उसने अभी क्या किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुष्का समृद्धि के इस कृत्य के लिए आभारी थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाओ और उपयोगी सूचनाओं का पता लगाओ। मैं जानना चाहती हूं कि अब आगे क्या होने वाला है, समृद्धि ने अनुष्का को एक आदेश दिया। मैं तुरंत प्रस्थान करती हूं, अनुष्का वहां से तुरंत निकल गई। वो सीधे उसी सूचना की खोज में जुट गई जो समृद्धि जानना चाहती थी। अनुष्का वहां से ओझल होकर चली गई। इस स्थान पर अब केवल समृद्धि और आर्यन ही अकेले रह गए थे। समृद्धि ने आर्यन की ओर देखा। वो एक ओर बैठ गई और आर्यन का अच्छे से अवलोकन करने लगी। आर्यन को देखकर समृद्धि मुस्कुराई, जो अत्यंत रूपवान दिखाई दे रहा था। ये संभवतः पहला अवसर था जब समृद्धि इस सीमा तक मुस्कुराई थी। वो इस प्रकार की छोटी सी बात को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे ये अनुमान नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम अभी नवयुवक हो, परंतु अत्यंत साहसी हो, समृद्धि ने आर्यन से कहा। समृद्धि को आर्यन द्वारा कहे गए शब्द स्मरण हो आए। जब आर्यन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं, तो उसका हृदय अत्यंत आनंदित हो उठा था। तुम मुझे पुनः सही मार्ग पर वापस ले आए हो, मैं तुम्हारी बहुत ऋणी हूं। समृद्धि पहले की तुलना में स्वयं को अधिक जीवित महसूस कर रही थी और उसका संसार और अधिक सुंदर हो गया था। समृद्धि जानती थी कि आर्यन उसकी बात सुनने में सक्षम नहीं था। इसके बाद भी वो आर्यन से बातें करना चाहती थी। समृद्धि को ज्ञात था कि आर्यन कब होश में आएगा। आर्यन के जागने में अभी पर्याप्त समय शेष था, इसलिए वो कुछ समय के लिए आर्यन के साथ रह सकती थी। समृद्धि आर्यन के समीप ही लेट गई। उसमें आर्यन का साथ देने और जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाने का निर्णय लिया। एक अत्यंत सुंदर स्त्री आपको एक ओर से बाहों में भरे हुए हो, यही तो वास्तविक सुख है। ये अत्यंत दुखद था कि आर्यन इस दृश्य को देख नहीं पा रहा था। जब समृद्धि ने उसे एक ओर से अपनी बाहों में लिया, तब भी उसकी आंखें बंद थीं। शुभ रात्रि, समृद्धि ने आर्यन से धीरे से कहा। वे दोनों सो गए और समृद्धि वास्तव में पूरी तरह वापस लौट आई थी और वो पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो गई थी। अनुष्का सूचना एकत्रित करने के लिए चली गई। वो ये देखने गई कि इस समय बाहर क्या चल रहा था। वो ये जानने में सक्षम होनी चाहिए थी कि अन्य प्राचीन कबीले इस समय क्या कर रहे थे। वे सक्रिय हो रहे थे। उन्होंने पाषाण कबीले के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे पाषाण कबीले से युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से प्राचीन कबीलों पर पाषाण कबीले द्वारा आक्रमण किया गया था और उन्हें नष्ट कर दिया गया था। इसलिए इस सब का अंत करने के लिए उन्होंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। परंतु दुर्भाग्य से पाषाण कबीले के लोग वहां से भाग चुके थे और उनके ठिकाने का किसी को ज्ञान नहीं था। चावला कबीले सहित हर कोई उस प्राचीन कबीले के ठिकाने को ढूंढ रहा था। वे जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेना चाहते थे। वे सभी अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। विनाश और विलुप्त होने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्होंने पाषाण कबीले के विरुद्ध खड़े होने का मार्ग चुना।
जबकि कुछ अन्य कबीले अभी भी शांत थे और उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने स्वयं को सबसे अलग कर लिया था और वे इस तात्कालिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। इतना बड़ा उपद्रव मचाने के बाद वे कहाँ चले गए? वे कायरों की भांति भाग खड़े हुए। समृद्धि ने एक प्रसन्न लहजे में कहा, तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगी, वे पहले ही भाग चुके हैं और ये तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक तेज था। अनुष्का के पीछे से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। अनुष्का ने पीछे मुड़कर देखा कि उससे कौन बात कर रहा था। उसने अपने पीछे एक और अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। क्या तुम अश्विनी नहीं हो? तुम इस स्थान पर क्या कर रही हो? अनुष्का ने अश्विनी से पूछा। मैं उस प्राचीन कबीले की गतिविधियों पर दृष्टि रख रही हूं जो गॉड रियल्म के प्रकाश का एक भाग है, अश्विनी ने कहा। क्या पाषाण कबीले के लोग भी गॉड रियल्म के प्रकाश का भाग नहीं है? अनुष्का ने कहा। निश्चित रूप से, वे पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे डेमन गॉड रियल्म के क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने उनके समूह को तेजी से जाते हुए देखा है और एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है। मैं उन्हें रोक नहीं सकी। वो व्यक्ति बहुत बलवान है। अश्विनी ने जो अभी पता लगाया था वो बताया। उसने अभी अभी मोक्ष और उसके अनुयायियों को डेमन गॉड रियल्म के क्षेत्र की दिशा में जाते हुए देखा था। डेमन गॉड रियल्म जाना कोई अच्छी बात नहीं है, अनुष्का ने अश्विनी से कहा। यह वास्तव में बहुत बुरा है कि हम उनका पीछा करने के लिए वहां नहीं जा सकते, अश्विनी ने कहा। अनुष्का ने अपने होंठ भींच लिए। उसे अत्यंत निराशाजनक सूचना और नए समाचार मिल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये एक गंभीर समस्या बनने वाली है। फिर मैं जाऊंगी और उस स्त्री को बताऊंगी जो मुझे ज्ञात हुआ है। अनुष्का समृद्धि को अपनी खोज के विषय में सूचित करना चाहती थी। मैं पहले चलती हूं, अनुष्का ने अश्विनी से कहा। एक क्षण रुको, अश्विनी ने अनुष्का को रोका जो वहां से जाना चाहती थी। क्या बात है? क्या तुम किसी और विषय में बात करना चाहती हो? अनुष्का ने अश्विनी से पूछा। मैं तुम्हारे शरीर में अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर पा रही हूं, अश्विनी ने अनुष्का से कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझ पा रही हूं, अनुष्का ने कहा। क्या तुम हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जो दिखने में अत्यंत रूपवान और थोड़ा तर्कहीन व्यवहार करने वाला हो? अश्विनी ने पूछा। इसे सुनते ही अनुष्का की सांसें थम सी गईं। क्या तुम भी आर्यन नाम के उस पुरुष से परिचित हो? अनुष्का ने कहा। तो तुम उस व्यक्ति से मिली हो? अश्विनी ने समृद्धि के निवास की ओर इशारा करते हुए कहा। इन स्त्रियों को भी वो कैसे ज्ञात है? आखिर उनके बीच क्या संबंध है? अनुष्का स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी। एक अजीब सी भावना उसके भीतर भर गई और अधिक स्पष्ट कहें तो उसके हृदय में एक असहज कर देने वाली बेचैनी होने लगी थी। निश्चित रूप से वो किसी से युद्ध करने के बाद गंभीर रूप से घायल प्रतीत हो रहा था। अनुष्का ने अश्विनी से कहा। घायल? ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो इस समय कहाँ है? अश्विनी ने अनुष्का से व्याकुल होकर पूछा। अध्याय 2375। समृद्धि आर्यन का ध्यान रखती है। अश्विनी ने अनुष्का पर आर्यन को लेकर प्रश्नों की बौछार कर दी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि अश्विनी आर्यन की स्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित थी। अश्विनी की आर्यन से अंतिम भेंट हुए काफी समय बीत चुका था। जब उसने सुना कि आर्यन घायल हो गया है तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हो गई और आर्यन की स्थिति जानना चाहती थी। कृपया शांत हो जाओ, अनुष्का ने अश्विनी को शांत करने का प्रयास किया। ये स्त्री बहुत विकट थी क्योंकि उसने अनुष्का पर एक साथ कई प्रश्न दाग दिए थे। मुझे शीघ्र बताओ कि उसकी स्थिति कैसी है। अश्विनी तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक वो आर्यन की स्थिति जान नहीं लेती। वो इस समय ठीक है, कोई उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहा है, अनुष्का ने अश्विनी को उत्तर दिया। उसका ध्यान कौन रख रहा है? अश्विनी ने अनुष्का से पूछा। एक सुंदर स्त्री, उसका नाम समृद्धि है। अनुष्का ने बताया कि आर्यन का ध्यान कौन रख रहा था। वो आर्यन का ध्यान रख रही है? अश्विनी ये जानना चाहती थी। क्या समृद्धि निष्कपट नहीं है? क्या वो आर्यन का ध्यान रख सकती है? वो आर्यन की स्थिति को लेकर अधिक चिंतित होने लगी थी। मुझे शीघ्र वहां ले चलो, अश्विनी ने कहा। अश्विनी आर्यन को देखना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि आर्यन अच्छी स्थिति में है या नहीं। तो मेरे साथ आओ, अनुष्का ने अश्विनी से कहा। वो अश्विनी को आर्यन के स्थान पर ले गई। अश्विनी और अनुष्का हवेली पर पहुंचे। हवेली के भीतर आने के पश्चात वे दोनों सीधे आर्यन के स्थान की ओर गए। अनुष्का ने अश्विनी का मार्गदर्शन किया। चलो देखते हैं, वे भीतर हैं, अनुष्का ने कहा कि वे भीतर थे। अश्विनी ने द्वार खोला। उसने भीतर झांका कि क्या हो रहा था। जब उसने द्वार खोला तो उसने देखा कि भीतर आर्यन और समृद्धि सो रहे थे। वो देख सकती थी कि आर्यन की स्थिति ठीक थी। आर्यन द्वारा ली जा रही श्वास ने प्रमाणित किया कि वो ठीक था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ठीक है। आर्यन ठीक था और उसके जीवन को कोई संकट नहीं था। उसने अंततः अधिक राहत का अनुभव किया। अश्विनी ने समृद्धि को असुविधा नहीं पहुंचाई। उसने उन दोनों को परेशान करने से मना कर दिया और उन दोनों को कुछ समय और विश्राम करने देने का निर्णय लिया। तुम भीतर नहीं जा रही हो? अनुष्का ने अश्विनी से पूछा। वो अच्छी स्थिति में प्रतीत हो रहा है, उसे विश्राम करने दो, अश्विनी ने अनुष्का से कहा।
अश्विनी जानती थी कि उन दोनों को विश्राम की आवश्यकता थी और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता था। मुझे बताओ कि इस स्थान पर क्या हुआ था। अश्विनी ने अनुष्का से कहा कि वो उसे बताए कि क्या हुआ था। ठीक है, अनुष्का ने बताया कि क्या हुआ था। उसने अश्विनी को वो सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। तो ये बात है, उन्होंने तुम सबको मारने का संकट उठाया। वे क्या योजना बना रहे हैं? वे निश्चित रूप से किसी बड़ी बात की योजना बना रहे हैं। अश्विनी सोचने लगी। वो जानना चाहती थी कि पाषाण कबीले के लोग क्या योजना बना रहे थे। वे पूरे प्राचीन कबीले को क्यों मारना और नष्ट करना चाहते थे। मैं इस बात से काफी प्रसन्न हूं कि वो वहां था, अन्यथा मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ होता। अनुष्का ने आर्यन द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। आर्यन ने उन सभी को मृत्यु से बचाया था। यदि आर्यन न होता तो पाषाण कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्य द्वारा उनका सरलता से संहार कर दिया गया होता। तुमने कहा कि आर्यन निगम कबीले के साथ है, तो मैं वहां जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या हुआ था। कदाचित वे अधिक जानते हों। अश्विनी ने अनुष्का से कहा। मैं इस स्थान पर पहरा दूंगी। अनुष्का ने कहा कि वो इस स्थान पर पहरा देगी। वो सुनिश्चित करेगी कि आर्यन और समृद्धि ठीक रहें। उसे अभी भी समृद्धि को इस विषय में सूचित करना था कि क्या हुआ था। मैं समझती हूँ, फिर मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। अश्विनी को अनुष्का की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने आर्यन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुष्का को सौंप दिया। अश्विनी इस स्थान से निगम कबीले की ओर चली गई। वो अक्षदा से मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था। अनुष्का भीतर गई। वो आर्यन और समृद्धि का ध्यान रखने वाली थी। कुमारी, हमारे मुख्य कबीले से एक महत्वपूर्ण समाचार आया है। एक स्त्री भीतर आई। उसके पास अनुष्का के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार था। तुम्हारे पास क्या समाचार है? मुझे अप्रिय समाचार सुनना पसंद नहीं है, अनुष्का ने उस स्त्री से कहा जो अभी भीतर आई थी। ये वास्तव में एक अप्रिय समाचार है। मैं आशा करता हूं कि आप क्रोधित नहीं होंगी। ये स्त्री वास्तव में एक अप्रिय समाचार लाई थी। अनुष्का को सिरदर्द होने लगा। केवल अप्रिय समाचार ही क्यों आ रहे हैं? मात्र एक दिन में उसने इतनी सारी चीजों का अनुभव किया था जिसने उसे खिन्न कर दिया था। हमारे कबीले के कुछ एल्डर भाग गए हैं। हमें उनके गंतव्य का ज्ञान नहीं है। जो बात निश्चित है वो ये है कि वे कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां अपने साथ ले गए हैं। तुमने क्या कहा? अनुष्का क्रोधित हो गई। जब उसने ये सुना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। वे क्या कर रहे हैं? कबीले के साथ विश्वासघात? मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, अनुष्का ने क्रोधित स्वर में कहा। अनुष्का को विश्वासघात सबसे अधिक नापसंद था। उसे कबीले में विद्रोहियों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुमारी, आपके आदेश? वो स्त्री अनुष्का के आदेशों की प्रतीक्षा करने लगी। पता लगाओ कि क्या हुआ है और उनका पीछा करो। यदि स्थिति अनुकूल ना हो तो बल प्रयोग मत करना। हम एक अराजक स्थिति में हैं। अनुष्का ने एक निर्णय लिया। उसने उन लोगों को पकड़ने का निर्णय लिया जो भाग गए थे। आदेशानुसार कुमारी। वो स्त्री तुरंत अनुष्का के आदेश का पालन करने के लिए चली गई। बहुत सारी समस्याएं हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, अनुष्का ने कहा कि उसे ये पसंद नहीं था। वो बुंदेलखंड की सुंदर स्त्री कुर्सी पर ढह गई और जो कुछ भी हुआ था उससे अत्यधिक थक चुकी थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। वो नहीं जानता था कि वो कितनी देर तक सोया रहा था। उसने अपने शरीर में उष्णता और बहुत आराम का अनुभव किया। एक कोमलता ने उसके शरीर को स्पर्श किया और उसने बहुत आराम महसूस किया। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने छत की ओर देखा और एक अत्यंत विचित्र स्थान पाया। आर्यन नहीं जानता था कि वो इस समय कहाँ था। ये स्थान उसके लिए बहुत रहस्यमयी था। मैं कहाँ हूँ? आर्यन का सिर चकरा रहा था। उसने स्मरण करने का प्रयास किया कि पहले क्या हुआ था। मम मम मम। एक तरफ से आर्यन एक मधुर श्वास की ध्वनि सुन सकता था। उसने एक सुंदर स्त्री की आकृति देखी जो उसके समीप सो रही थी और आर्यन को गले लगाए हुए थी। मैं उसके साथ क्यों सोया? क्या हुआ था? आर्यन का सिर चकराने लगा। वो स्मरण नहीं कर पा रहा था कि वो समृद्धि के साथ क्यों सोया था। आर्यन द्वारा की गई हल्की सी हलचल ने समृद्धि को जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और आर्यन की ओर देखा। क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? समृद्धि ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। इस स्थान पर क्या हुआ था? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। तुम मुझे बचाने के प्रयास में घायल हो गए थे, क्या तुम भूल गए हो? समृद्धि ने मधुर वाणी में कहा। समृद्धि की वाणी मधुर और सुरीली थी। ये आर्यन के सुनने के लिए अत्यंत सुखद थी। उसकी वाणी का स्वर बहुत कोमल है। वो बहुत अधिक शांत हो चुकी है। आर्यन समझ सकता था कि समृद्धि काफी कोमल हो चुकी थी। मुझे स्मरण है। आर्यन को अंततः स्मरण आ गया। उसे अंततः याद आ गया कि क्या हुआ था। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मैं अब दरकार को स्वयं पर नियंत्रण नहीं करने दूंगी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। आर्यन ये सुनकर प्रसन्न हुआ। वो समृद्धि की बात सुनकर आभारी था। हम इस समय कहाँ हैं? आर्यन जानना चाहता था कि वे कहाँ थे। आर्यन इस स्थान से अपरिचित नहीं था। हम सहगल कबीले की हवेली में हैं। समृद्धि ने उसे बताया कि वे कहाँ थे। तो ये अनुष्का की हवेली है। उसने हमें बचाया। आर्यन को अनुष्का के इस सत्कार के लिए आभारी होना चाहिए था। खट खट, किसी ने द्वार खटखटाया। अनुष्का भीतर आई और उसने समृद्धि और आर्यन के सम्मुख सिर झुकाया। अध्याय 2376। समृद्धि आर्यन को लाड़ प्यार करती है।
क्या प्रगति है? क्या तुम्हें कुछ अच्छा हाथ लगा? समृद्धि ने अनुष्का से पूछा। पाषाण कबीले के लोग इस समय डेमन गॉड रियल में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी स्थिति अज्ञात है और कोई भी उनका पीछा नहीं कर सकता है। वे 3 अन्य कबीलों के साथ चले गए और पकड़े जाने से बच निकले, अनुष्का ने बताया जो उसे पता चला था। वे इतनी दूर चले गए हैं? आर्यन ने अनुष्का से कहा। पाषाण कबीले के लोग बहुत तीव्र हैं, वे खरगोश से भी तेज भाग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझसे भयभीत है। समृद्धि जानती थी कि मोक्ष के भागने का क्या कारण था। वो अवश्य ही समृद्धि से डरा हुआ होगा। हमारे लिए इस समस्या को तुरंत हल करना ही बेहतर होगा। यदि वे सीमा की दीवार को नष्ट करने में सफल रहा तो गॉड रियल्म संकट में पड़ जाएगा, आर्यन ने कहा। आर्यन का विचार उठने और तुरंत मोक्ष के ठिकाने की खोज करने का था। उस व्यक्ति को अवश्य ही रोका जाना चाहिए था। एक क्षण रुको, समृद्धि ने आर्यन को रोका। उसने आर्यन को रोका जो मोक्ष का पीछा करना चाहता था। क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। इतनी शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेमन गॉड रियल्म तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। उन्हें वहां ढूंढना बहुत कठिन होगा, समृद्धि ने आर्यन से कहा। समृद्धि आर्यन से बेहतर जानती थी। वो जानती थी कि डेमन गॉड रियल्म मोक्ष के छिपने के लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित स्थान था। उन्हें वहां खोजना एक कठिन कार्य होने वाला था। क्या उनका पीछा करना इतना कठिन है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। ये कठिन हो सकता है, परंतु ये असंभव नहीं है। समृद्धि ने कहा कि यह असंभव नहीं था कि वो अभी भी मोक्ष को पकड़ सकती थी। बहुत अच्छे, तो फिर चलो मिलकर कार्य करते हैं, आर्यन ने समृद्धि से कहा। आर्यन की बात सुनकर समृद्धि मुस्कुराई। इस विषय में बहुत अधिक उतावली करने की आवश्यकता नहीं है, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो बहुत अधिक जल्दबाजी ना करे। तुम मोक्ष को नष्ट क्यों नहीं करना चाहती हो? आर्यन ने समृद्धि से कहा। आर्यन सहायता करेगा, वो समृद्धि के लिए मोक्ष को पराजित कर देगा। शायद ऐसा ही हो, परंतु तुम्हें पहले अपनी स्थिति में सुधार करना चाहिए, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मैं ठीक हो चुका हूं, आर्यन ने कहा कि वो स्वस्थ हो चुका था। यदि वो चाहता तो गति कर सकता था। मेरा वो तात्पर्य नहीं है। यद्यपि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो गया है, तुम्हारी मानसिक शक्ति अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। तुम्हें कुछ समय के लिए यहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। समृद्धि का स्वर बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। वो आर्यन का अच्छे से ध्यान रखने का आनंद ले रही थी। यहाँ क्या चल रहा है? आर्यन नहीं जानता था कि इस स्थान पर क्या हो रहा था। उसे लगा कि समृद्धि जानबूझकर ऐसा कर रही थी। समृद्धि आर्यन की ओर देखकर मुस्कुराई। उस कोमल मुस्कान में बहुत से अर्थ छिपे थे। आर्यन नहीं जानता था कि समृद्धि क्या सोच रही थी। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। समृद्धि अनुष्का द्वारा किए गए कार्य से प्रसन्न थी। फिर मैं पहले प्रस्थान करती हूं। कबीले के भीतर एक समस्या है जिसे मुझे हल करने की आवश्यकता है, अनुष्का ने कहा। अनुष्का को जाना था, उसके पास हल करने के लिए एक समस्या थी। ये उसके कबीले के विषय में था। उसे इस समस्या को जितनी जल्दी हो सके हल करना था। जाओ, मैं इस स्थान का ध्यान रख सकती हूं, समृद्धि ने कहा। उसने कहा कि वो आर्यन का ध्यान रख सकती थी। वास्तव में वो तब प्रसन्न थी जब वो आर्यन के साथ थी। वो आर्यन के साथ अकेले के इस क्षण का लाभ उठा सकती थी और संबंध को सुधार सकती थी। अंततः इस स्थान पर केवल हम दोनों ही रह गए हैं। समृद्धि आर्यन के समीप आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन की बाह को थाम लिया। मुन्न्यू, एक कोमल वस्तु आर्यन के हाथ से स्पर्श हुई। ये अनुभूति सचमुच अद्भुत थी। जब समृद्धि ने अचानक ऐसा किया तो आर्यन स्वाभाविक रूप से संकोच में पड़ गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समृद्धि अचानक ऐसा करेगी। तुम क्या कर रही हो? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। वो जानना चाहता था कि समृद्धि क्या कर रही थी। हमारे संबंध को सुधार रही हूं, क्या इसमें कोई समस्या है? समृद्धि ने आर्यन से पूछा। निश्चित रूप से मुझे इससे समस्या है। तुम मुझे बहुत अधिक संकोच में डाल सकती हो और कदाचित मैं उत्तेजित हो सकता हूं, आर्यन ने समृद्धि से कहा। समृद्धि के सौंदर्य को देखकर एक सामान्य पुरुष के रूप में वो संभवतः अधिक समय तक स्वयं को नहीं रोक सकता था। वो अपने समीप बैठी सुंदर देवी के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं होता। तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूं तो तुम काफी संकोच करते हो। आर्यन की प्रतिक्रिया देखकर समृद्धि हंस पड़ी। समृद्धि को इस विषय में बहुत अधिक अनुभव नहीं था, ना ही वो स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर सकती थी। उसने केवल उस ज्ञान से थोड़ा सा सीखा था जो उसने आर्यन की स्मृतियों से प्राप्त किया था। कहा जा सकता था कि समृद्धि उस जानकारी का उपयोग कर रही थी जिसका उपयोग आर्यन के निकट आने के लिए किया जा सकता था। वो नहीं जानती थी कि ये कार्य करेगा या नहीं। समृद्धि प्रतीत होता है कि सफल हो गई थी। वो उपयोग की गई तकनीकों से आर्यन को संकोच और असहाय दोनों का अनुभव कराने में सफल हुई थी। ये मनोरंजक है। समृद्धि को ऐसा करने में प्रसन्नता हुई, इसलिए उसने संकोच का अनुभव नहीं किया और आर्यन से कसकर लिपटे रहने का विकल्प चुना। जब वो समृद्धि का सामना कर रहा था तो आर्यन की निश्चित रूप से अपनी समस्याएं थी। उसे अभी भी समृद्धि के सामने अच्छा व्यवहार करना था, अन्यथा यह संभव था कि समृद्धि क्रोधित हो जाए। आर्यन ने समृद्धि को शांत करने और अच्छे मार्ग पर वापस लाने के लिए पहले ही बहुत कष्ट उठाए थे, इसलिए वो समृद्धि को अपने से खिन्न या क्रोधित होने नहीं देना चाहता था। आर्यन ने समृद्धि को वो सब करने दिया जो वो चाहती थी।
ना ही वो शक्ति के विशाल अंतर के कारण समृद्धि को रोक सकता था। समृद्धि ने आर्यन के साथ वो सब किया जो वो चाहती थी। उसने वो उपचार दिया जो उसने कभी किसी और को नहीं दिया था। जिस व्यक्ति को सीधे समृद्धि से उपचार प्राप्त हुआ हो, वो निश्चित रूप से इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहिए था। ये बहुत अद्भुत है, वो मुझे बहुत आराम पहुंचा रही है। समृद्धि ने अपनी जांघ को एक तकिए के रूप में दे दिया। जब आर्यन समृद्धि की गोद में सो सका तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। ये भावना रियली सर्वोत्तम थी। इसका आर्यन के पास कोई सानी नहीं था। समृद्धि ने आर्यन के बाल संवारे। उसने आर्यन को प्रेमपूर्वक सहलाया। इससे आर्यन को नींद आने लगी और वो सोना चाहता था। समृद्धि द्वारा दिया गया स्नेह आर्यन के लिए बहुत अधिक था। ये आर्यन के लिए बहुत आरामदायक था। ऐसा कोई मार्ग नहीं था जिससे आर्यन समृद्धि के स्नेह की भावना का विरोध कर सके। आर्यन ने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं। वो वापस शांति से सो गया। ऐसा लगा जैसे वो अधिक शांति में था और जो कुछ भी हुआ था उसे सरलता से भूल सकता था। समृद्धि ने आर्यन का अवलोकन किया। उसने अंततः आर्यन को देखा जो शांति में लौट आया था। ये आनंददायक है। मैं तुम पर दृष्टि रखना जारी रखूंगी। समृद्धि आर्यन पर दृष्टि रखने वाली थी। वो आर्यन पर दृष्टि रखेगी और आर्यन को जितना संभव हो सके आराम पहुंचाएगी। समृद्धि उबेगी नहीं और आर्यन के साथ अपने समय का आनंद ले रही थी। क्या वो हमारे मास्टर को बहुत अधिक लाड़ प्यार नहीं कर रही है? अवनी देख सकती थी कि समृद्धि क्या कर रही थी। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? अनन्या ने अवनी से पूछा। मैं क्यों ईर्ष्या करूंगी? अवनी ने अनन्या द्वारा कही गई बात को अस्वीकार कर दिया। ये स्पष्ट है। क्या तुम्हें आभास नहीं हो रहा है? अनन्या ने कहा। अनन्या अवनी को देखकर मुस्कुराई। वो अवनी को देखने का आनंद ले रही थी, जो उस दृश्य को देखकर व्याकुल थी जिसे वे देख रहे थे। जब वे दोनों बहस कर रही थीं, समृद्धि ने अवनी और अनन्या के बीच के मार्ग को बंद कर दिया, जो झांकना चाहती थीं। इस समय वो केवल आर्यन के साथ ही रहना चाहती थी। अध्याय 2377। मुझे लगता है कि तुम विशेष हो। उसने हमारे पास मौजूद मार्ग को बंद कर दिया है। अवनी खिन्न दिखाई दे रही थी जब उसने देखा कि समृद्धि ने उनके मार्ग को बंद कर दिया था। वे देख नहीं पा रही थी कि आर्यन किस स्थिति से गुजर रहा था। वो अपनी शक्ति का उपयोग हमें दबाने के लिए कर रही है। ये काफी बुरा है, अनन्या ने अवनी से कहा। वे इस विषय में कुछ नहीं कर सकती थी। उनमें से कोई भी समृद्धि के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकती थी। वे समृद्धि से बहस करके जीत नहीं पाती। मुझे इससे घृणा है। अवनी उस देवी से थोड़ी अप्रसन्न थी जो अभी अभी जागी थी। वो अत्यधिक एकाधिकारवादी और अजेय थी। अवनी उस स्त्री के विरुद्ध नहीं लड़ सकती थी। करने के लिए कुछ नहीं है, आलसी बने रहना ही बेहतर है। चारू, चलो स्नान करते हैं और विश्राम करते हैं। तुम भी अवनी, उस समस्या के विषय में मत सोचो, वो उसे छीन कर नहीं ले जाएगी, अनन्या ने कहा। मैं वो जानती हूं। अवनी भी इसे समझती थी। वो अनन्या और चारू के साथ चली गई। मैं तुम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। समृद्धि अत्यंत शक्तिशाली थी। तीनों सुंदर परियां समृद्धि के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। अब जब कोई हमें और परेशान नहीं कर सकता है तो चलो अपने अकेले के समय का आनंद लेट्स लेते हैं। समृद्धि अपने समय का अच्छी तरह से आनंद लेना चाहती थी। समृद्धि ने आर्यन को आराम पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने आर्यन को जितना संभव हो सके सहज अनुभव कराने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग किया। आर्यन गहरी नींद में सो गया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी कोमलता द्वारा सहलाया जा रहा था जिसने उसकी आत्मा और शरीर को बहुत हल्का कर दिया था। आर्यन को आभास हुए बिना समय तीव्रता से बीत गया। आर्यन ने किसी कोमल वस्तु को अपने मुख से स्पर्श करते हुए अनुभव किया। ये स्पर्श करने में बहुत कोमल और बहुत सुखद था। वो इस वस्तु के लचीलेपन का अनुभव कर सकता था। एक क्षण रुको, ये कोमलता है। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो समृद्धि द्वारा गले लगाया हुआ था। समृद्धि ने उसका सिर ऊपर उठाया था और उसे दो बड़े और सुंदर दोहरे शिखर के बीच भींच रखा था। ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन ने अनुमान नहीं लगाया था कि स्थिति इस प्रकार बदल जाएगी। वो समृद्धि की त्वचा और सुखदायी सुगंध का अनुभव कर सकता था। क्या तुम जाग गए हो? क्या तुम इसका आनंद ले रहे हो? समृद्धि ने नीचे आर्यन की ओर देखा। वो जानना चाहती थी कि क्या आर्यन इसका आनंद ले रहा था। तुम उत्तर पहले से ही जानते हो। क्या तुम नहीं जानते? मैं इसका आनंद ले रहा हूं, आर्यन ने समृद्धि से कहा। यदि आर्यन समृद्धि द्वारा किए जा रहे कार्य का आनंद नहीं लेता तो ये एक असत्य होता। मैं आभारी हूं कि तुम इसका आनंद ले रहे हो, समृद्धि ने कहा। वो प्रसन्न थी कि आर्यन इसका आनंद ले रहा था। वो सोच रही थी कि आर्यन इससे खिन्न हो जाएगा। मैं कितनी देर सोया रहा? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। 1 दिन से अधिक, ऐसा मुझे लगता है, समृद्धि ने आर्यन को बताया। क्या? आर्यन ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि वो इतने लंबे समय तक सोएगा। उसने सोचा था कि ये केवल कुछ घंटे ही होंगे। उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि वो पूरे 1 दिन तक सोएगा। तुम चकित क्यों दिखाई दे रहे हो? समृद्धि ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन इससे चकित क्यों दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। उसने समृद्धि को पहले क्यों नहीं जगाया?
तुम बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। ऐसा कोई मार्ग नहीं था कि मैं तुम्हें जगाती, समृद्धि ने कहा। उसने कहा कि आर्यन बहुत शांत दिखाई दे रहा था और वो आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या ऐसा है? आर्यन जानता था कि समृद्धि क्या सोच रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थी और आर्यन को अधिक समय तक विश्राम करने देना चाहती थी। अनुष्का अभी तक वापस नहीं आई है, चलो बाहर टहलने चलते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बाहर चलने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से, आर्यन ने सिर हिलाया। वो जानना चाहता था कि समृद्धि क्या कहना चाहती थी। वे दोनों बाहर गए और अपने सामने कुछ ही दूरी पर स्थित एक उद्यान की ओर बढ़े। उनके सामने वन का एक विस्तीर्ण दृश्य था। ये हवेली वन के मध्य में थी और काफी छिपी हुई थी, इसलिए ऐसा बहुत अधिक दृश्य नहीं था जिसे वे देख सकते थे। हम काफी बड़े वन में भी हैं, आर्यन ने समृद्धि से कहा। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं अपनी माया से इस स्थान को बदल सकती हूँ, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने उससे कहा कि वो इस स्थान को बदल सकती थी। किस प्रकार की माया? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। वो अभी भी उस शक्ति से अपरिचित था जो समृद्धि के पास थी। इस प्रकार, समृद्धि ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और सब कुछ एक सुंदर और विशाल फूलों की क्यारी में बदल गया। फूलों की क्यारी के केंद्र में एक सुंदर वृक्ष खड़ा था और वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। क्या ये एक माया है? ये बहुत वास्तविक दिखाई देती है। आर्यन कठिनाई से ये कल्पना कर पा रहा था कि ये एक माया थी। आर्यन ने अपने सामने का फूल तोड़ा। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि जो फूल उसने पकड़ा हुआ था वो बहुत वास्तविक दिखाई दे रहा था। अंतर बताना असंभव लग रहा था। ये भावना बहुत वास्तविक है। आर्यन ने अनुभव किया कि ये भावना उसके लिए बहुत वास्तविक थी। इस प्रकार की भावना आर्यन के लिए बहुत वास्तविक थी। ये वास्तव में एक माया ही है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम उस वस्तु को नष्ट कर सकते हो। वो मेरी गहन ऊर्जा में बदल जाएगी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि क्या हुआ था। आर्यन ने वो करने का प्रयास किया जो समृद्धि ने कहा था। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि जो समृद्धि ने कहा था वो सत्य हो गया। वो अंततः जान गया कि ये एक माया थी। तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक है। इस दर से तुम सभी लोगों और जीवित प्राणियों को अपने वश में कर सकती हो, आर्यन ने कहा। मैं वास्तव में ऐसा कर सकती हूँ, समृद्धि आर्यन से बेहतर जानती थी। वो निश्चित रूप से वो कर सकती थी जो आर्यन ने कहा था। तुम्हारी शक्ति बहुत दृढ़ है, आर्यन ने असहाय स्वर में कहा। क्या ऐसा है? मेरे दृष्टिकोण से मैं उन सब में सबसे दुर्बल हूं। तुम गॉड रियल्म तक पहुंचने वाले साधक से अधिक मार्गदर्शक को जानते हो, समृद्धि ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी शक्तिशाली हो, आर्यन ने समृद्धि से कहा। वो तुम्हारे दृष्टिकोण से है। तुम नहीं जानते कि वे अतीत में कितने शक्तिशाली थे। यदि तुम प्रभास की बात कर रहे हो, भले ही मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूं, तब भी मैं उसके विरुद्ध नहीं जीत पाऊंगी। इसीलिए मुझे उस व्यक्ति को पराजित करने के लिए अंधकार की शक्ति की आवश्यकता थी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मुझे अभी ज्ञात हुआ है, तो यही कारण है कि तुमने अंधकार की शक्ति का अभ्यास किया, आर्यन ने समृद्धि से पूछा। यही वास्तव में मेरा लक्ष्य था, अन्यथा मैं नहीं जीत पाती। मैं उपचार करने और उन चीजों में महान हूं जो अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी हैं, परंतु शक्ति में ये उन लोगों के बीच काफी दुर्बल है जो टॉप पर खड़े हैं। समृद्धि अपनी स्वयं की दुर्बलताओं को जानती थी। वो युद्ध में दुर्बल थी और उन चीजों में महान थी जो सभी के लिए उपयोगी हैं, जैसे गोलियां बनाना और उच्च स्तर की जड़ी बूटियां उगाना। क्या क्षमताएं जो तुम्हारे पास हैं कहीं अधिक उपयोगी नहीं है? आर्यन ने समृद्धि से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? समृद्धि ने आर्यन से कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन क्या कह रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक विशेष क्षमता है। तुम्हें इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी क्षमता इस संसार में बहुत उपयोगी है, आर्यन ने समृद्धि से कहा। तो ये बात है, तुम्हें लगता है कि मेरी क्षमताएं महान हैं, समृद्धि ने आर्यन से कहा। निश्चित रूप से, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे पास एक महान क्षमता है। स्वयं को हीन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई वो नहीं कर सकता जो तुम करती हो, आर्यन ने समृद्धि से कहा। अध्याय 2378 गॉड रियल्म में राक्षसों का उपद्रव। तो तुम मेरे विषय में ऐसा सोचते हो? तुम्हारे मुख से ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने स्वयं को बहुत कम आंका था। समृद्धि को अंततः ये आभास हुआ कि उसके अपने लाभ थे जहां वो काफी विशेष थी। मैं तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। मुझे लगता है कि मुझे आभास हो गया है कि मैं कौन हूं और कदाचित मैं अभी भी वही रहूंगी जो मैं थी, समृद्धि ने आर्यन से कहा। समृद्धि को अब बदलने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पा लिया था कि उसे अब उस शक्ति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं थी जिसने उसे नष्ट कर दिया था। ये बहुत अच्छा है, आर्यन ये सुनकर प्रसन्न था। वो काफी प्रसन्न था जब उसने समृद्धि द्वारा कही गई बात को सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमसे बात करने से मेरी मनोदशा और भी बेहतर हो जाती है। मैं संभवतः तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, समृद्धि ने कहा।
समृद्धि बहुत अच्छी मनोदशा में थी। वो आर्यन को बहुत सी बातें बताने वाली थी। ये क्या है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। वो जानना चाहता था कि समृद्धि क्या करने जा रही थी। ये बाहरी गॉड रियल्म के विषय में है। यद्यपि मैं स्वयं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी गॉड रियल्म बेहतर हो रहा है। अतीत में सभी शक्तिशाली साधक केंद्रीय गॉड रियल्म में थे, जिसमें हम रहते हैं, इसलिए केवल कुछ ही बाहरी भाग में हैं। उन्हें कई उच्च स्तरीय साधकों की हानि के कारण समस्याएं हो रही होंगी, इसलिए वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं और स्वयं में सुधार कर रहे हैं। कदाचित कोई गॉड रियल्म के नेता के रूप में हमारा स्थान ले रहा है, समृद्धि ने कहा। समृद्धि ने वो कहा जो ऋषिदेव द्वारा बनाई गई दीवार के बाहर था। यदि ऐसा है तो इसका तात्पर्य है कि वे वास्तव में खतरनाक हैं। आर्यन को और भी अधिक विश्वास हो गया था कि वे खतरनाक थे। निश्चित रूप से वे काफी खतरनाक हैं। मेरी शक्ति के साथ मैं संभवतः सभी को रोकने में सक्षम नहीं होंगी। समृद्धि ने कहा कि यदि वे केंद्रीय गॉड रियल्म में प्रवेश करते हैं तो वो सभी साधकों को नहीं रोक पाएगी। यद्यपि समृद्धि बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी एक सीमा थी जहां वो शत्रु का सामना कर सकती थी। जबकि आइस फीनिक्स ने कहा था कि बाहरी गॉड रियल्म विशाल था और वहां साधकों की संख्या इस स्थान की तुलना में दसियों या हजारों गुना अधिक हो सकती थी। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से भयानक थी। क्या तुमने इसकी कल्पना की है, मेरे प्रिय? समृद्धि ने आर्यन से कहा। यह भयानक है, आर्यन ने कहा कि यह भयानक है। मुझे आशा थी कि तुम ऐसा कहोगे। मुझे आशा है कि तुम भयभीत नहीं होगे, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मैं भयभीत नहीं होऊंगा, भयभीत होने का कोई लाभ नहीं है। आर्यन भयभीत नहीं होने वाला था। उसे आगे बढ़ना था और शत्रु से लड़ना था। भले ही वो शक्तिशाली हो, वो बेहतर होने के लिए लड़ेगा। फुफु फुफु, समृद्धि दबी हुई हंसी हंसी। वो आर्यन के भीतर मौजूद दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। फिर सभी समस्याएं हल होने के पश्चात हम बाहरी गॉड रियल्म में जा सकते हैं। तुम्हें आयामी नियम की शक्ति के साथ अंदर और बाहर जाने में सक्षम होना चाहिए, समृद्धि ने आर्यन से कहा। सभी समस्याएं हल होने के पश्चात समृद्धि चाहती थी कि आर्यन बाहर जाए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। यहां बहुत सीमित था और आर्यन की प्रतिभा को जकड़ लेगा। मैं समझता हूं, आर्यन ने कहा कि वो समझ गया था जो समृद्धि ने कहा था। उससे पहले हमें तुम्हारे पास मौजूद शक्ति के विषय में कुछ करना होगा। मैं देख सकती हूं कि ऋषिदेव की विरासत अभी भी पूर्ण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इसे परिष्कृत करना होगा। समृद्धि को आर्यन की शक्ति को परिष्कृत करना था। उस मार्ग से आर्यन सुरक्षित रहेगा जब वो राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जो इस स्थान पर शक्ति के शिखर से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ये उतना सरल नहीं है जितना कल्पना की गई है। मुझे इसकी खोज करनी होगी और इसके लिए उच्च भाग्य और नियति की आवश्यकता है, आर्यन ने समृद्धि से कहा। भाग्य और नियति? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास दोनों हैं। तुम्हारे पास एक अच्छी वस्तु है और कदाचित तुम जो खोज रहे हो उसे शीघ्र ही पालोगे। हमें केवल ऋषिदेव की विरासत के खजाने को खोजने के लिए गॉड रियल्म और डेमन गॉड रियल्म के चक्कर लगाने की आवश्यकता है, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मुझे ये मत बताना कि तुम मुझे ऐसा करने के लिए विवश करने वाली हो, आर्यन ने समृद्धि से कहा। निश्चित रूप से हमारे पास इस समय बहुत अधिक विकल्प नहीं है, समृद्धि ने उससे कहा कि उनके पास बहुत अधिक विकल्प नहीं थे। क्या तुम्हारे पास शीतल से अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, आर्यन ने समृद्धि से कहा। ऐसी चीजों का उपयोग करते रहना अच्छा नहीं है। यदि तुम ऐसी चीजों पर निर्भर रहोगे तो ये कष्टदायक होगा। तुम्हें अपने स्वयं के प्रयासों का उपयोग करना चाहिए, समृद्धि ने आर्यन से कहा। समृद्धि ने आर्यन से कहा कि वो भविष्य देखने की शक्ति पर निर्भर न रहे, क्योंकि वो आर्यन को शक्तिशाली बनाएगी और अधिक निर्भर करेगी। मैंने भी उस विषय में सोचा था, आर्यन समझ गया था। वो भी समृद्धि के समान ही सोच रहा था। दहाड़, एक तीव्र दहाड़ सुनाई दी जब वे एक गंभीर बातचीत में थे। ये क्या है? राक्षस और जादुई जानवर, उनका आभा मंडल भयानक प्रतीत होता है। आर्यन ने अनुभव किया कि कुछ शक्तिशाली राक्षस आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां बिन बुलाए अतिथि आए हैं। समृद्धि ने अनुभव किया कि राक्षस उनकी ओर आ रहे थे। समृद्धि ने अपनी उंगली चटकाई, फूलों का बगीचा लुप्त हो गया और आसपास का दृश्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। राक्षसों के झुंड क्षितिज की दिशा से आने लगे और उनकी संख्या काफी अधिक थी। कम से कम वे दर्जनों राक्षस थे और वे थे। मुझे ये मत बताना कि वे वाइवर्न हैं। इसके अतिरिक्त वे मजबूत विनाशकारी शक्ति वाले उच्च स्तरीय राक्षस हैं, आर्यन ने आने वाले वाइवर्न के झुंड को देखते हुए कहा। वाइवर्न? उन्हें गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र में होना चाहिए था ना, आर्यन ने समृद्धि से कहा। कदाचित। तो फिर वे इस स्थान पर क्या कर रहे हैं, समृद्धि ने आर्यन से कहा। वे कंट्रोल से बाहर प्रतीत होते हैं,
आर्यन ने देखा कि वे कंट्रोल से बाहर थे और उन्होंने अपने सामने जो कुछ भी था उसे नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बिजली की बौछार की और अपने सामने की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। नहीं, कोई वस्तु उन्हें कंट्रोल कर रही है। उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम होने के लिए एक वस्तु का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए, समृद्धि ने आर्यन से कहा। तो तुम ऐसा सोचती हो, तो फिर मैं पहले उनसे लड़ना प्रारंभ करूंगा। आर्यन ने कहा कि वो पहले उनसे लड़ेगा। आगे बढ़ो, समृद्धि ने आर्यन को आमंत्रित किया। उसने आर्यन को वाइवर्न से लड़ने की अनुमति दे दी। आर्यन आगे बढ़ा। उसने वाइवर्न के झुंड से लड़ने के लिए 1,00,000 अग्नि तलवार का उपयोग किया। 1,000 चांदी के रंग वाली तलवारें प्रकट हुईं और सीधे उपद्रव मचा रहे वाइवर्न की ओर झपटीं। इसने सरलता से वाइवर्न के पंखों को छेद दिया और काट दिया। ये ध्वनि, समृद्धि ने आसपास देखा। उसने आसपास देखा और अनुभव किया कि गॉड रियल्म के आसपास क्या हो रहा था। जब समृद्धि ने यह अनुभव करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, उसने देखा कि पूरे गॉड रियल्म में अनगिनत राक्षस तेजी से फैल रहे थे। क्या हो रहा है? वे उपद्रव क्यों मचा रहे हैं? समृद्धि इसका पता लगाना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि किस कारण से ऐसा हुआ। ये कहां से आया है? मैं वो जानना चाहती हूं। समृद्धि ने उद्गम का पता लगाने का प्रयास किया। उसने पाया कि सब कुछ गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र से आया था। वहां से, हाँ, उस स्थान पर क्या हुआ था? समृद्धि को सबका कारण मिल गया प्रतीत हो रहा था। अध्याय 2379 महाआपदाएं 1। ये सभी गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र से आए थे। ये एक ऐसा स्थान था जहां कई दुर्लभ राक्षस रहते थे। चीरा। आर्यन ने सभी वाइवर्न को पराजित करने में बहुत कम समय लिया। उसने उन्हें सहजता से भस्म कर दिया। दहाड़। आर्यन ने बहुत सी चीखें सुनी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस पूरे तारे पर राक्षसों द्वारा आक्रमण किया गया था और वे सभी शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। वास्तव में क्या हुआ था? आर्यन को एक बुरा आभास हुआ। ये संभवतः काफी रक्तपात वाली घटना होने वाली थी। कुछ बुरा हो रहा है। अनुष्का आर्यन के पास आई। उसने उसे बताया कि कुछ बुरा हुआ था। क्या इस तारे पर टैमर द्वारा आक्रमण किया गया था? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। नहीं, तुम कह सकते हो कि पूरे गॉड रियल्म पर आक्रमण हो रहा है। राक्षस विचित्र व्यवहार कर रहे हैं और प्रत्येक स्थान पर अराजकता उत्पन्न करना प्रारंभ कर रहे हैं, अनुष्का ने आर्यन को बताया। क्यों? क्या कोई ऐसा कर रहा है? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। मैं ईमानदारी से इस विषय में नहीं जानती। अनुष्का ने कहा कि वो इस विषय में नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि ये कौन कर रहा था। सभी की स्थिति के विषय में क्या विचार है? आर्यन ने पूछा। ये काफी बुरा है। पहले से ही कई निम्न श्रेणी के तारे नष्ट हो चुके हैं और राक्षस द्वारा बहा दिए गए हैं। उनके पास इसका विरोध करने की शक्ति नहीं है, अनुष्का ने कहा। स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही थी। अनुष्का के शब्दों से आर्यन ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि गॉड रियल में कुछ भयानक घटित हुआ था। ये एक गंभीर आपदा है, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने उसे बताया कि ये एक गंभीर आपदा थी। क्या तुम जानती हो कि क्या हुआ था? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। मुझे प्रतीत होता है कि मैं जानती हूं कि ये सब कहां से आया है। समृद्धि ने कहा कि वो जानती थी कि ये सारा कोलाहल कहां से आया था। ये कहां से है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र से, समृद्धि ने आर्यन को बताया। यदि हम उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें वहां जाना होगा, समृद्धि ने आर्यन से कहा। यदि वे उत्तर जानना चाहते हैं तो उन्हें उस स्थान पर जाना होगा। मैं समझता हूं, आर्यन समझ गया था। उसे आभास हो गया था कि समस्या का प्रारंभ उसी स्थान पर था। पूरे गॉड रियल्म के सभी साधकों के लिए घोषणा। एक आपदा आई है और सभी उच्च स्तर के साधकों को एकांत से बाहर आना चाहिए और लड़ना प्रारंभ करना चाहिए। स्थिति बहुत बुरी है। एक बहुत व्यापक घोषणा फैलाई गई थी। ये केवल गॉड रियल्म में एक महान शक्ति द्वारा ही किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यामिनी और लावण्य पहले से ही सेनाओं को एकत्र करने के लिए बढ़ चुकी हैं। आर्यन जानता था कि ये उन दोनों का आदेश होना चाहिए। उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया होगा और जवाबी आक्रमण की तैयारी कर ली होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हम राक्षस की समस्या को उन पर छोड़ सकते हैं और उस स्थान की ओर बढ़ सकते हैं जहां से समस्या उत्पन्न हुई थी, आर्यन ने अनुष्का और समृद्धि से कहा। समझ गई, समृद्धि समझ गई थी। वो आर्यन का अनुसरण करेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगी, अनुष्का ने आर्यन से कहा। क्यों? क्या तुम भयभीत हो? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। यदि मैं भयभीत नहीं होती तो ये एक असत्य होता। वो स्थान भयानक है और खतरनाक चीजों से भरा है। कई शक्तिशाली साधक उस स्थान पर दफन है, अनुष्का ने आर्यन को बताया। तुम्हें आना होगा, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। उसने अनुष्का को साथ चलने के लिए कहा। क्यों? अनुष्का ने समृद्धि से पूछा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, समृद्धि ने अनुष्का से एक विचित्र कारण कहा। नहीं, मैं नहीं आना चाहती, अनुष्का ने मना कर दिया। उसने समृद्धि की बात को अस्वीकार कर दिया। तुम मना नहीं कर पाओगी,
समृद्धि ने कहा कि वो अनुष्का को बलपूर्वक ले जाएगी। नहीं, अनुष्का भयभीत थी। वो समृद्धि की बात से भयभीत थी। समृद्धि ने अनुष्का को खींचा। उसने अनुष्का को बलपूर्वक खींचा। उसने बहुत बलपूर्वक खींचा और अनुष्का को भागने नहीं देने वाली थी। हार मान लो, वो तुम्हें नहीं जाने देगी, आर्यन ने अनुष्का से कहा। समृद्धि अनुष्का को नहीं जाने देने वाली थी। मेरी सहायता करो, अनुष्का ने आर्यन से प्रार्थना की। वो चाहती थी कि आर्यन उसकी सहायता करे। ये व्यर्थ है, तुम्हें आना चाहिए और इस विषय में सहायता करनी चाहिए, आर्यन ने अनुष्का से कहा। ऐसा नहीं हो सकता। अनुष्का असहाय थी। उसे आर्यन और समृद्धि द्वारा युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश किया गया था। आर्यन और समृद्धि जैसे दो शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति के सामने अनुष्का के पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। वो केवल गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र तक उनका अनुसरण कर सकती थी। क्या तुम उस स्थान के आसपास टेलीपोर्टेशन की शक्ति का उपयोग कर सकते हो? समृद्धि ने आर्यन से पूछा। ठीक है, मैं ये करूंगा। आर्यन समृद्धि और अनुष्का को ले आया। वो गॉड रियल्म के खंडहरों के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान को जानता था। आर्यन ने दोनों को पकड़ा और उस स्थान की ओर बढ़ा जहां गॉड रियल्म के खंडहरों का केंद्र था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि आसपास का वातावरण विचित्र दिखाई दे रहा था। यहां आसपास सब कुछ रक्त के समान लाल क्यों है? इस स्थान का आसपास का वातावरण विचित्र हो गया। एक रक्त जैसी ज्योति बाहर निकल रही थी और इस स्थान के आसपास चमक रही थी। ब्लड मून? समृद्धि को ज्ञात प्रतीत हो रहा था कि क्या हो रहा था। उसे पहले से ही आभास हो रहा था कि क्या हो रहा था। ये सब कुछ स्पष्ट करता है, कोई राक्षसों को क्रोधित और अनियंत्रित करने के लिए ब्लड मून का उपयोग कर रहा है। हमें इसे तुरंत नष्ट करना होगा, समृद्धि ने आर्यन से कहा। तो किसी ने ये जानबूझकर किया था। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं ब्लड मून को नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने संकोच नहीं किया। वो केंद्र की ओर बढ़ा। 1 मिनट रुको, आगे खतरा है। अनुष्का ने आर्यन को रोकने का प्रयास किया। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन को चोट पहुंचे। शांत रहो, वो ठीक रहेगा, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। भले ही ऐसा हो, ये स्थान खतरनाक है, अनुष्का ने समृद्धि से कहा। मैं भी ये जानती हूं, इसीलिए तुम मेरे निकट रहो, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अनुष्का ने उसका धन्यवाद किया। वो समृद्धि के शरीर के पीछे छिप गई। अनुष्का ने समृद्धि के शरीर के पीछे सुरक्षित अनुभव किया। सब कुछ ठीक होना चाहिए था और उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या हुआ था। समृद्धि और अनुष्का आर्यन के पीछे चलीं। दोनों ने आर्यन को मार्ग का नेतृत्व करने दिया। आर्यन ने उन सभी राक्षसों का सफाया कर दिया जिन्होंने उसका मार्ग रोकने का प्रयास किया। उसने उन सभी को सहजता से नष्ट कर दिया। रास्ते से हट जाओ। आसपास के राक्षस आते रहे और आर्यन पर आक्रमण करते रहे। वे आर्यन पर आक्रमण करते रहे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्यन इस स्थान पर मार दिया जाए। उन राक्षसों ने सोचा कि आर्यन एक शत्रु था जिसने इस स्थान पर घुसपैठ की थी। ये अनंत है। आर्यन अनुभव कर सकता था कि ये अनंत था। शत्रु आर्यन के स्थान की ओर इस प्रकार आ रहे थे जैसे वे असीमित हों। तो फिर ये कहीं अधिक व्यापक आक्रमण शक्ति का उपयोग करने का समय है। आर्यन को उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाना था। उसने उपस्थित शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए एक व्यापक स्तर के आक्रमण का उपयोग किया। आयाम विनाशक, एक विशाल विस्फोट हुआ और उसने लंबी दूरी पर मौजूद राक्षसों का सफाया कर दिया। बहुत शक्तिशाली। अनुष्का ने आर्यन के पास मौजूद शक्ति को देखा। वो समझ सकती थी कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक शक्ति थी। तुम महान हो, समृद्धि ने आर्यन की प्रशंसा की। उसने अनुभव किया कि आर्यन महान था और देखने में सुखद लग रहा था। जब वो इस प्रकार लड़ रहा था तो वो एक अत्यंत वीर पुरुष था। क्या वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है? अनुष्का ने समृद्धि से पूछा। निश्चित रूप से, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, समृद्धि ने कहा कि आर्यन पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। वो ठीक हो गया था और अच्छी स्थिति में था। अध्याय 2380 महाआपदाएं 2। तो फिर हम सब कुछ उस पर छोड़ सकते हैं। अनुष्का ने अनुभव किया कि वे सब कुछ आर्यन पर छोड़ सकती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वास्तव में उस पर विश्वास करती हो, समृद्धि ने अनुष्का से कहा। निश्चित रूप से, वो शक्तिशाली और महान दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मेरा आकर्षण कार्य नहीं करता। अनुष्का ये कहते समय असहाय दिखाई दे रही थी। वो अनुभव कर रही थी कि उसके पास मौजूद शक्तिशाली आकर्षण आर्यन के लिए किसी काम का नहीं होने वाला था। तो तुम्हें उस विषय की चिंता है? समृद्धि ने अनुष्का से कहा। क्या ये विचित्र नहीं है? वो प्रभावित नहीं होता। क्या मुझ में कोई त्रुटि है? अनुष्का ने समृद्धि से कहा। तुम में कोई त्रुटि नहीं है, समृद्धि ने उससे कहा कि अनुष्का में कोई त्रुटि नहीं है। उसके पास आकर्षण के प्रति बहुत शक्तिशाली प्रतिरोध है, समृद्धि ने अनुष्का को बताया। तो उसे प्रभावित करना असंभव है? अनुष्का ने समृद्धि से पूछा। हे, क्या तुम प्रयास करना चाहती हो? समृद्धि ने अनुष्का से पूछा। निश्चित रूप से, अनुष्का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहती थी।
वो उन नई चीज़ों को पसंद करती थी जो उसने कभी नहीं की थी। यहाँ समृद्धि ने अनुष्का को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे वो अनुष्का को चढ़ाना चाहती हो। अनुष्का नहीं जानती थी कि समृद्धि क्या सोच रही थी। वो केवल समृद्धि की बात के अनुसार चली। आर्यन समृद्धि और अनुष्का के साथ आगे बढ़ा। वे धीमी गति से आगे बढ़े और अधिक से अधिक राक्षस उनकी दृष्टि में आए। ये अनंत है, ये क्या बकवास है। आर्यन अनगिनत राक्षसों के विरुद्ध संघर्ष करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंत न हो और संख्या बढ़ती जा रही थी। यदि मैं उनसे लड़ता हूं तो हम शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आर्यन ने अंततः अपनी रणनीति बदल दी। वो केवल मार्ग बनाकर आगे बढ़ेगा। ये अधिक तीव्र होगा। आप दोनों कृपया मेरे साथ आइए, आर्यन ने समृद्धि और अनुष्का से कहा। वे दोनों आर्यन की दिशा की ओर बढ़ी। वे निकट आईं और आर्यन के बाएं और दाएं ओर थीं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्यन ने समृद्धि और अनुष्का से कहा। तुम मार्ग बनाकर आगे बढ़ना चाहते हो, तुम उनके लिए एक सरल लक्ष्य बन जाओगे, अनुष्का ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो किया वो बहुत असावधान था। वे संभवतः सभी दिशाओं से शत्रुओं द्वारा निशाना बनाए जा सकते थे। शांत रहो, मैंने पहले ही इस सब का अनुमान लगा लिया था, आर्यन ने सूचित किया कि उसने पहले ही सब अनुमान लगा लिया था। आर्यन पूर्ण सुरक्षा का उपयोग करेगा। उसने अवरोध बनाए और उन्हें कई गुना सुदृढ़ भी किया। दिव्य कवच। आर्यन ने स्वयं को और समृद्धि, अनुष्का को घेरने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्यन ने कहा और एक ऐसी भयानक गति से बाहर निकलना प्रारंभ किया जिसकी कल्पना अनुष्का नहीं कर सकती थी। ये बहुत तीव्र है, अनुष्का को विश्वास नहीं हो रहा था। ये उसके लिए बहुत तीव्र था। दूसरी ओर समृद्धि बहुत शांत दिखाई दे रही थी। वो आर्यन की गति से बहुत अधिक परेशान नहीं लग रही थी। समृद्धि के लिए ये अभी भी बहुत सामान्य था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से सब कुछ सरलता से स्वीकार कर सकती थी। धमाका, 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 धमाका। राक्षसों ने आर्यन की ओर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। वे आर्यन को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे। आर्यन कहीं अधिक शक्तिशाली था। वो राक्षसों को स्वयं को नीचे नहीं गिरने देने वाला था। वो उन्हें समृद्धि और अनुष्का को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार की गति के साथ उन्होंने सरलता से भीतर पहुंचने में सक्षम होना था। उन्हें गॉड रियल्म के केंद्र तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा और ये अद्भुत चीज़ों से भरा स्थान था। वे जितना गहरे गए उन्होंने देखा कि इस स्थान के भीतर एक बड़ा लाल चंद्रमा था। क्या वो ब्लड मून है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। ये वास्तव में ब्लड मून ही है, समृद्धि ने सिर हिलाया। उसने उसे बताया कि ये वही ब्लड मून था जो उसने कहा था। ये हमारी सभी समस्याओं का स्रोत है, तो हमें केवल इसे नष्ट करने की आवश्यकता है, आर्यन ने समृद्धि से बताया। निश्चित रूप से, जब तक तुम उस वस्तु को नष्ट कर दोगे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, समृद्धि ने आर्यन को बताया। ठीक है, मैं समझता हूं, मैं इसे तुरंत समाप्त कर दूंगा। आर्यन ने कहा कि वो इसे तुरंत समाप्त कर देगा। नहीं, ये तुम्हें भी प्रभावित कर सकता है और तुम चेतना खो सकते हो, समृद्धि ने आर्यन को बताया। इस विषय के लिए समृद्धि इस समस्या को हल करेगी। वो जानती थी कि इस वस्तु को कैसे रोकना है। इसके अतिरिक्त कृपया मेरे लिए उनका ध्यान रखना, समृद्धि ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से उन कष्टदायक लोगों का ध्यान रखने में सहायता करने के लिए कहा जो इस सब के पीछे थे। आर्यन ने समृद्धि की दृष्टि की रेखा को देखा। उसने देखा कि इस विषय के लिए कौन उत्तरदायी था। धीरन, अनुष्का ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की जब उसने देखा कि इस विषय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, अनुष्का ने धीरन से कहा। निश्चित रूप से, ये सभी मेरे लिए पूर्ण आदेश हैं ताकि तुम हमारे मास्टर का पीछा न कर सको। धीरन ने कहा कि वे आर्यन को मोक्ष का पीछा नहीं करने देंगे। तो ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए था, अनुष्का अंततः समझ गई। ये सब उनका ध्यान भटकाने की एक योजना थी। तुम लोग विक्षिप्त हो, तुमने जो किया उससे बहुत से पीड़ित हुए हैं, आर्यन ने धीरन से कहा। वे ऐसा कुछ करने के लिए पर्याप्त विक्षिप्त थे। आर्यन पुष्टि कर सकता था कि उनके कृत्य के परिणाम स्वरूप बहुत से पीड़ित गिर चुके थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसी चीज़ों की परवाह करते हैं? वे केवल घास के समान हैं जिसे हम कुचल देते हैं और उखाड़ फेंकते हैं जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, धीरन ने आर्यन से कहा। धीरन के शब्दों ने आर्यन को अप्रसन्न कर दिया। ईमानदारी से वो धीरन द्वारा कहे गए शब्दों से प्रसन्न नहीं था। तुम एक निर्दयी पुरुष हो, अनुष्का ने धीरन से कहा। अधिकांश लोगों ने वही कहा होता जो अनुष्का ने कहा था। वे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करते। पीछे कई शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुए जो अत्यंत भयानक थे और उनका आभामंडल आर्यन द्वारा देखे गए सभी राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अकेला है। इसकी संभावना है कि उसके अधीनस्थ मोक्ष के साथ चले गए थे। यहां से आर्यन देख सकता था कि धीरन अकेला था, जबकि उसके अधीनस्थ ये सुनिश्चित कर रहे थे कि मोक्ष गॉड रियल्म से सुरक्षित भाग सके। बहुत अच्छी और बहुत पूर्ण योजना, अनुष्का को ये कहना था। वो अनुभव कर सकती थी कि ये एक पूर्ण रूप से अच्छी योजना थी। कोई भी इस योजना पर संदेह नहीं करेगा। तुम सत्य कह रही हो, ये बहुत पूर्ण है, एक बहुत पूर्ण योजना, किसी अन्य चीज से कहीं अधिक। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आंका गया था, आर्यन ने अनुष्का से कहा। मुझे ये मत बताना कि उनके पास ये देखने की क्षमता है, वो कष्टदायक है, आर्यन ने असहाय होकर कहा। ऐसा कुछ देखना एक विचित्र बात है। तुम धीरन के पीछे वाले शत्रु को चुनती हो या धीरन के विरुद्ध लड़ना चाहती हो,
आर्यन ने अनुष्का से पूछा। मैं? अनुष्का आर्यन का प्रश्न प्राप्त करके भ्रमित दिखाई दे रही थी। मैं धीरन से लड़ूंगी, वो मुझे क्रोधित करता है। अनुष्का ने अंततः एक निर्णय लिया। इस व्यक्ति ने उसे क्रोधित किया था और बहुत बड़ी गड़बड़ी उजाली थी। बहुत अच्छा, तो फिर मैं सभी राक्षसों का ध्यान रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें परेशान न करें। आर्यन ने कहा कि वो राक्षसों का ध्यान रखेगा ताकि वे अनुष्का को परेशान न करें। मैं सहायता की प्रार्थना करती हूँ। अनुष्का ने आर्यन से सहायता की प्रार्थना की। देवता का न्याय बिजली, आयाम विनाशक, ईगल क्लाउड टर्नर क्लॉ, फ्रॉस्ट एज, डेसोलेट पाम, 1,00,000 अग्नि तलवारें। आर्यन ने राक्षसों को अनुष्का और समृद्धि से दूर रखने के लिए निरंतर आक्रमण किए। तो तुमने मुझसे लड़ने का निर्णय लिया? क्या ये पहले स्पष्ट नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो? धीरन ने अनुष्का से कहा।